नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से परिवार विज्ञप्ति पीसीएस पर। आज तो आप लोग वैसे भी उत्सुक होंगे। क्यों? क्योंकि आज तो क्या आने वाला है, आज तो आरयू का रिजल्ट आने वाला है। तो उत्सुकता के साथ हमें पढ़ाई भी करनी है। रिजल्ट जब आएगा, जब आ ही जाएगा, क्योंकि पीसीएस में भी आपके यूपी पीसीएस का जो 25 का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें भी आप देख रहे हैं 25-26 दिन बचे हुए हैं। तो हमें पढ़ाई को अपनी कंटिन्यू भी रखना है। जिसका आरओ अच्छा हुआ है उनको भी, जिसका नहीं हुआ है उनको भी। तो हमें डिमोटिवेट नहीं होना है रिजल्ट से, या बहुत ज्यादा मोटिवेटेड नहीं हो जाना है, मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना है। हमें अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है। तो आज क्या इस वीडियो में क्या करेंगे? इस वीडियो में आपका जो पॉलिटी का दूसरा टेस्ट कंडक्ट कराया गया था, उसका डिस्कशन देखेंगे। और डिस्कशन के साथ भी आपको जो टेक्स्ट टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उसको भी दिखाएंगे कि कैसे एक जो टॉपिक आपको, मतलब जिस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन दिया जाता है, तो उस टॉपिक को कैसे पूरे एक्सप्लेनेशन में आपको कंप्लीट दिया जाता है, ताकि वो टॉपिक करने के बाद आपको कहीं अदर से सोर्स से और उसकी इंफॉर्मेशन ना देखनी पड़े। आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए सीधी क्लास पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निदेशक तत्व, मतलब वो क्वेश्चन है कि मतलब डीपीएसपी के ऊपर पूछा गया है कि राज्य के नीति निदेशक जो तत्व होते हैं, विधायिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। मतलब विधायिका के जो कृत्य हैं, कृत्य मतलब जो भी विधायिका आपका काम कर रही है, उनके काम पर बाउंड्री सेट करते हैं, बाउंडेशन लगाते हैं। कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। देखिए इंग्लिश में भी सेम आपको। तो ये बाइलिंगुअल है, एक्सप्लेनेशन भी इसका बाइलिंगुअल है, क्वेश्चन भी इसके बाइलिंगुअल है आपके। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द context of Constitution of India, the Directive Principles of State Policy, DPSP। पहला क्या कह रहा है, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर पर क्या करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है। इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आपकी एग्जीक्यूटिव जो आपकी कार्यपालिका है, उसके आपके कृत्यों या उसके कामों पर क्या करता है, बाउंड्रीज या रिस्ट्रिक्शन लगाता है। तो ये तो आपको इजी लगेगा कि डीपीएसपी क्या होता है। डीपीएसपी आपके क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य के लिए होते हैं। और आपकी ये भाग 3 में, जो भाग 3 और मतलब 3 में तो आपके मूल अधिकार दिए गए हैं, भाग 4 में आपके डीपीएसपी दिए गए 36 से आर्टिकल 36 से 51 तक। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपको पता है, और ये एक्सप्लेनेशन में भी आपको मिल जाएगी। अब कह रहा है कि डीपीएसपी विधायिका, जैसे आपकी संसद है जो विधायिका है, या कार्यपालिका, दोनों के कृत्यों पर क्या निर्बंधन करते हैं। तो आपको पता होगा कि डीपीएसपी आपकी बाउंड्री से रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते हैं। तो आपकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। तो आपके क्या हो जाएंगे, कोई भी बाउंड्रीज क्योंकि डीपीएसपी सेट नहीं करती है, तो आपके दोनों कथन ये गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ना तो एक ना दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है ना दो सही है। अब आप देखिए, इसका आपको एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं। आंसर तो आपका डी हो गया। फिर आपको देखिए पूर्व कैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के डीपीएसपी का उल्लेख किया गया, ये तो पता है आपको। देखिए आयरलैंड से लिया गया, पूरी इंफॉर्मेशन आपको सारा एक्सप्लेनेशन में दी गई है। मतलब इसके बाद आपको यदि जैसे किसी को नहीं पता है बाई चांस डीपीएसपी क्या है, तो इनको जब एक्सप्लेनेशन के साथ आप सॉल्व करेंगे, तो आपको पूरा सारी नॉलेज एक ही जगह मिल जाएगी। देखिए डीपीएसपी विधायिका या कार्यपालिका की कार्यों पर कोई कानूनी बंधन नहीं लगाती, ये मैंने आपको जैसे बताया है। डीपीएसपी क्या होते हैं, कल्याणकारी राज्य के लिए होते हैं। और ये ना ही आपके फोर्सफुली लागू किए जा सकते हैं, ना ही आप इनके लिए क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ये केवल सरकार के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, जिनका उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। तो ये क्या है, सरकार के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं, एक गाइडेंस के रूप में कार्य करते हैं। एक गाइड बुक है, जैसे जिससे आप कैसे शासन चलाना है, कल्याणकारी राज्य की कैसे स्थापना करनी है। जैसे आपको बताया ना, अदालतों में भी लागू नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि क्या है, प्रवर्तनीय नहीं है वो अदालतों में, तो कोर्ट में उनको लागू करने योग्य नहीं है वो। जैसा कि मौलिक अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार आपके प्रवर्तनीय होते हैं, लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, और ये निर्बंधन करते हैं मौलिक अधिकार, लेकिन आपके डीपीएसपी ऐसा कोई बाउंड्रीज नहीं बनाते हैं, बताते हैं। तो देखिए आपको पूरा यहाँ डिटेल्स दी गई है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। क्या न्यूनतम आयु 25 वर्ष है? यदि आपने पढ़ा होगा कि पंचायत के चुनाव लड़ने या पंचायत के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, 21 वर्ष है। तो 21 वर्ष है, तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है, पंचायत के समय पूर्व भंग हो जाने के पश्चात जो दूसरी पंचायत बनती है, मतलब पुनर्गठित पंचायत केवल शेष समय के लिए ही जारी की जाती है। मान लीजिए कोई पंचायत, आपकी पंचायत समिति चल रही है, मान लीजिए वो 2 साल में क्या हो गई, भंग हो गई। अब जो बचे हुए समय के लिए नए जो गठन होता है पंचायत का, वो 3 साल के लिए चलेगी, या उसको पूरा कार्यकाल 5 साल का दिया जाएगा। तो क्या आपको पता ही है ना कि पंचायत जितने टाइम के लिए बची होती है, उतने टाइम के लिए पुनर्गठित जो पंचायत होती है, वो शेष समय के लिए ही जारी होती है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, आंसर सी, कथन 2। ये भी बहुत ध्यान से देखना है।
देखिए कई बार जल्दीबाजी में क्या हो जाता है कि आपको पता है कथन एक यहाँ दिया होता है, कथन दो यहाँ दिए होते हैं, और एक और दो सी में दिया होता है ना, और ना तो एक ना तो दो आपके डी में दिया होता है। लेकिन अब क्या करता है आयोग, इसको भी रीअरेंज कर देता है। देखिए जैसे यहाँ एक दे दिया, यहाँ दो दे दिया, यहाँ एक और दो दे दिया। तो यदि आपको पता है ना कि केवल दो, तो कई लोग क्या करते हैं बिना देखे बी मार के चले आते हैं, बी को आंसर मारा और मार के चले आएंगे। तो फिर बाद में चेक कर, यही सिली मिस्टेक्स होती हैं जो आपको बॉर्डर पे ले आती हैं, बॉर्डर से ले आके फिर आपको बाहर कर देती है। तो ऐसी ही सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। उसके बाद देखिए अगला कौन सा क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधानों के बारे में चर्चा कर रही है। तो कह रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो ठीक है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होता है, वैसे अदर जो स्टेट के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। तो दिल्ली के लिए स्पेशल कैटेगरी बनाई गई है। तो दिल्ली के लिए क्या है, जो आपको पता होगा 69 आर्टिकल या संविधान संशोधन हुआ है, उसके अनुसार क्या है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद धारण करता है। तो कथन एक सही हो गया। अब दूसरा कह रहा है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संदर्भ में सरकार पद का राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र, मतलब कह रहा है कि जो राष्ट्रीय राजधानी मतलब दिल्ली की बात की जा रही है, उसमें जो सरकार पद है वो उपराज्यपाल को संबंधित करता है, ना कि मुख्यमंत्री को। इसका कहने का मतलब ये है कि जो सरकार पद का यूज किया जाता है, सरकार जो टर्म है, गवर्नमेंट वर्ड का यूज किया जाता है, तो वो मुख्यमंत्री के लिए ना करके उपराज्यपाल के लिए किया जाता है। तो ये कथन क्या है आपका, ये भी कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका एक और दो दोनों। ठीक है, इसी का जैसे आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, आपका एक्सप्लेनेशन है यहाँ देखिए, जैसे सी कर दिए, इसका आंसर ये बी है, टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। तो देखिए 69 संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया, ये आपको पता है। दिल्ली की एक विधानसभा मंत्रिमंडल का गठन किया गया, उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया है। उसके बाद देखिए इसी अधिनियम के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह पर करता है। तो क्या है, राष्ट्रपति द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही आपका मुख्यमंत्री क्या करता है, पद धारण करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दिल्ली राजधानी क्षेत्र अधिनियम 21 द्वारा 91 के अधिनियम की कुछ धाराओं में संशोधन कर यह प्रावधान लाया गया है कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून में सरकार पद, जो आपको बताया था सरकार पद का अर्थ क्या होगा, राज्यपाल, यहाँ राज्यपाल लिखा है, ये उपराज्यपाल है, टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि दिल्ली के लिए क्या होता है, उपराज्यपाल होता है। ठीक है, तो सरकार पद का यूज किसके लिए किया जाता है, उपराज्यपाल के लिए किया जाता है। तो आपका कथन दो भी सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार आपका एक्सप्लेनेशन रहेगा। और आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से भारतीय राज्य के असम्मित संघीय चरित्र को प्रतिबिंबित करते हैं। मतलब क्या कह रहा है ये कि जो अपने भारतीय संविधान के फेडरल स्ट्रक्चर को कौन से कथन प्रदर्शित करते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है आपका, संघीय चरित्र या संघवाद। तो आप पढ़ा होगा एकात्मक और आपका क्या होता है, संघवाद। तो उसमें क्या है, पहला देखिए राष्ट्रपति शासन को लागू करना, दूसरा क्या है राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना, स्वायत्त जिलों का निर्माण करना और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करना। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करना, स्वायत्त जिलों का निर्माण करना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना और राष्ट्रपति शासन को लागू करना। तो वो कह रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य के संघीय चरित्र मतलब क्या होता है, संघ का क्या होता है कि जो शक्तियां होती हैं वो केंद्र राज्य में मतलब बांट दी जाती हैं। शक्तियां का केंद्र किसी एक ही व्यक्ति या एक ही संस्था के ऊपर नहीं होता है। तो क्या है, राष्ट्रपति शासन को लागू करना, ये तो आपका संघीय चरित्र नहीं होगा। राज्यसभा में सीटों का आवंटन करना हो जाएगा। स्वायत्त जिलों का निर्माण करने में भी आप शक्तियों का बंटवारा कर रहे हैं। अब राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति करके किस प्रकार विवाद रहता है राज्यपालों का, कैसे राज्य की शक्ति भी केंद्र सरकार राज्यपालों के द्वारा खींचने या अपने मुट्ठी में रखने का प्रयास करती है। तो ये दो हट जाएंगे आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3, केवल 2 और 3। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा। भारत का एक नागरिक अपनी कब नागरिकता खो देगा, यदि वह भारत की नागरिकता का परित्याग कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो इजी है। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, ये भी इजी है। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेगा, यदि किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर लेगा तो क्या भारत के नागरिक की नागरिकता चली जाएगी, तो नहीं, ये नहीं हो जाएगा आपका। और सरकार की आलोचना, तो सरकार की तो डेली हम लोग आलोचना ही करते रहते हैं, यहाँ बैठ के हर कोई सरकार की आलोचना ही करता है। तो कैसे क्या ये साबित हुआ कि सरकार की आलोचना करेंगे तो अपनी नागरिकता चली जाएगी, तो नहीं। तो आपका 3 और 4 हट जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, केवल 1 और 2। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है।
अधिकारों को मूल अधिकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका संविधान में उल्लिखित है, ठीक है, इसीलिए संविधान में उल्लिखित है, इसीलिए उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। लोग कल्याणकारी होते हैं या व्यक्ति विकास के लिए आवश्यक होते हैं। संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है। तो देखिए संविधान में उल्लिखित है इसलिए तो मूल अधिकार कहा जाता है। यदि संविधान में उल्लेख नहीं होगा तो मूल अधिकार ही नहीं होते। मूल अधिकार मतलब कि जो आपको कोई नहीं छीन सकता, जिसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, तो यही आपके फंडामेंटल राइट्स होते हैं। लोग कल्याणकारी होते हैं ये तो नहीं कि लोग कल्याणकारी, तो आपके बहुत से अधिकार होते हैं, तो सभी उन अधिकारों को मूल अधिकार में शामिल नहीं किया जाता है। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं। जी हाँ, व्यक्ति के विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। संसद मतलब इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। जी, संसद इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती। इसको बढ़ाने के लिए मतलब वही है ना कि संसद इसको कम करने के लिए कोई कानून या विरुद्ध कोई कानून नहीं बना सकती है। तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1, 3, 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। तो मूल अधिकार क्यों कहते हैं आप समझे ना, कि संविधान में उल्लेख है इसलिए इनको मूल अधिकार कहते हैं। व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है, संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती, इसीलिए इनको फंडामेंटल राइट्स। वैसे तो इसका अगर यदि 4 ही ऑप्शन दिए होते तो सबसे एग्जैक्ट आंसर इसका डी बनता कि संविधान इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, इसीलिए इनको फंडामेंटल या मूल अधिकार कहा जाता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। तो ऐसे कई क्वेश्चन आते हैं जिनको आपको एलिमिनेट करके भी या कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके भी जिसको आंसर को करना होता है। ये तो क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में संशोधन द्वारा जोड़ी नहीं गई है? ये भी बहुत ध्यान से देखिएगा, नहीं गई है। तो जैसे आप जानते हैं कि संविधान में कितनी 14 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी? आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। ठीक है, फिर आप उसके बाद 71वां जो संविधान संशोधन हुआ तो आप जानते हैं नमक, जिसकी आपने नमक से ट्रिक बनाई है, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 92। देखिए ऐसे याद रखने की भी, देखिए आपको थोड़ा सा यहाँ भी समझा दे रहे हैं खाली जगह में। तो सबसे पहले 14 भाषाएं थी, ये तो आपको पता है। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन हुआ और कौन सी? सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद हुआ आपका 71वां संविधान संशोधन और उसमें आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नमक से आपको याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी और आपकी कोंकणी। उसके बाद जब दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ कंफ्यूजन होती है 91 और 92वें संविधान संशोधन में, तो अब दोनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 92। अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए। 21, 71, 92। 92 में क्या है आपका? आपको पता है BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बस आपको पहली याद रखनी है सिंधी इसमें मत ऐड कर दीजिएगा, बस इतना सा याद रखना है। तो 21 में सिंधी, 71 में नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और 92 में क्या है? BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। तो आपकी ये जो भी भाषाएं हैं आपको ये याद रखने की ऐसी ट्रिक्स बना के आप इनको याद भी रख सकते हैं। ठीक है, इनको 1 मिनट रफ कर देते हैं अब। हाँ तो ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है क्या है? 8वीं अनुसूची में संशोधन के द्वारा नहीं जोड़ी गई है। तो देखिए मैथिली जोड़ी गई है, नेपाली जोड़ी गई है और सिंधी आपकी कौन सी? 21वें संविधान संशोधन से। नेपाली आपकी किससे जोड़ी गई है? नमक, नेपाली और कोंकणी और मणिपुरी। देखिए अब मैथिली में भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मणिपुरी। ठीक है, और BDMS, बोडो, डोंगरी, मैथिली। तो आपकी मैथिली है किसमें? 92 में और नेपाली है आपकी 71वें संविधान संशोधन में, लेकिन आपकी कश्मीरी भाषा नहीं है। तो ये आप इजीली हटा लेंगे इसको। बस आपको संविधान संशोधन भी याद रखना है, किस संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई। 14 पहले थी, फिर 1 जोड़ी 15, फिर आपकी 3 जोड़ी 18, फिर उसके बाद आपकी 4 जोड़ी, तो 22 आपकी 8वीं अनुसूची में अभी प्रेजेंट में भाषाएं हैं। अब उसके बाद देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो आपका है, उसके कथन के बारे में आपको कह रहा है कि चर्चा करना है। तो यह आपका वो कह रहा है कि यह एक संवैधानिक निकाय है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये आपकी क्या है? स्टैच्यूअरी बॉडी। आपका ये वैधानिक निकाय है, तो पहला गलत हो जाएगा। इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है या इसके देखिए संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को नहीं, किसको देता है? ये देता है आपका राज्यपालों को। उसके बाद इसके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, लेकिन अपनी ये वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, ना कि राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें संसद के द्वारा नहीं, ये भी आपके राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है। तो इसमें देखिए वैधानिक निकाय आपका सदस्यों की नियुक्ति, उनकी संख्या, सेवा शर्तें सभी राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, लेकिन ये अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ये देता है राज्यपाल को। बस यहाँ ये याद रखना है। तो इसका आंसर सही पूछा है तो कौन सा हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन नीचे और रह गया था यहाँ,
परिसीमन आयोग के संदर्भ में असत्य कथन, ये आपको बहुत हाईलाइट करके चलना है। असत्य कथन पूछा गया कि गलत कथन कौन सा है। आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। परिसीमन आयोग का गठन भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। नहीं, परिसीमन आयोग का गठन किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यह भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से, देखिए ये तो निर्वाचन आयोग के सहयोग से ही काम करता है। परिसीमन आयोग क्या होता है? जो मतलब बाउंड्री सेट करता है आपकी, जिसे आप डिलिमिटेशन कमीशन भी बोलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र में चुनाव होना है, तो उस क्षेत्र की कितनी जनसंख्या है, कितनी बाउंड्री को उस क्षेत्र में शामिल किया जाएगा, तो ये कौन करता है? ये आपका परिसीमन आयोग करता है। ये समय समय पर आयोग बनाए जाते हैं, जैसे लास्ट आपका आयोग 2002 में बनाया गया था, तो ऐसे ही आपके डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जाते हैं। मतलब परिसीमन आयोग जो बनाए जाते हैं वो क्या? निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा गठित किया जाता है। परिसीमन आयोग के आदेशों को कानूनों की शक्ति प्राप्त होती है। नहीं, अच्छा इसमें असत्य कथन पूछा गया है ना। हाँ, तो पहला ही इसका सत्य कथन हो गया, दूसरा सही कथन हो गया। इनके आदेशों को कानूनों की शक्ति प्राप्त होती है। हाँ, ये इनके आदेश जो होते हैं उनको कानून की शक्ति प्राप्त होती है। अब तक 4 परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। ये यूपीएससी ने पिछली बार पूछा था कि कितने आयोगों का, परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है, तो ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। तो आपको पता होगा कि पहला कौन सा है? 1952, दूसरा है 1963, 1973 और 2002। तो आपके 4 परिसीमन, आपको बताया था 2002 का लास्ट परिसीमन है, तो आपको 4 परिसीमन आयोग याद रखने हैं। 1992, देखिए यहाँ लास्ट में 2-2 आ रहा है, यहाँ 3-3, ये लाइन से ही आ रहे हैं तीनों, तो लास्ट याद रखना है आपको 2002। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं 53, 63, 73, इतना भी आप याद रखेंगे ना तो भी आपका चल जाएगा। 53, 63, 73, ठीक है। उसके बाद लास्ट आपको रखना है 2002। तो आपके 4 परिसीमन बनाए गए हैं, गठन करता है राष्ट्रपति जी। उसके बाद उस क्या होता है? निर्वाचन आयोग के सहयोग से कार्य करता है और इनके आयोग के आदेशों को कानूनों की शक्ति प्राप्त होती है। यदि इन्होंने आदेश दे दिया तो वो कानून बन जाता है। मान लीजिए इतनी बाउंड्री सेट कर दी कि इस क्षेत्र के लिए इतनी जनसंख्या, ये बाउंड्री है, तो उनके जो आदेश होंगे वो कानून की शक्ति प्राप्त हो जाएगी। उनके लिए फिर कानून अलग से बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां, राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में संविधान में जो निर्धारित अर्हताएं हैं, कि मतलब कौन सी अर्हताएं ऐसी हैं, कौन सी अर्हताएं हैं जो राज्यपाल के संबंध में सही हैं। अब वो कह रहा है मैं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हूँ, ठीक है, तो राज्यपाल के लिए तो 35 वर्ष की आयु चाहिए होती है। उसके बाद क्या कह रहा है? वह राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। नहीं, तो ऐसी कोई योग्यता नहीं है उसके लिए कि वो राज्य के विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ऐसी कोई सी अर्हता राष्ट्रपति के लिए या राज्यपाल के लिए नहीं होती है। वह विकृतचित या दिवालिया ना हो, मतलब वह पागल ना हो या दिमाग से पैदल ना हो, मतलब दिवालिया ना हो, ठीक है। विकृत चित्त का मतलब दिमाग से पागल, और दिवालिया मतलब बैंकक्रप्ट ना हो, ठीक है। इंग्लिश में यदि आप चाहें तो देखिए, इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जो चीज आपको समझ ना आए तो आप उसको इंग्लिश में देख लीजिए। ही मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड और बैंकक्रप्ट, ठीक है। ही मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, मतलब कि विकृत चित्त, दिमाग से पागल ना हो और बैंकक्रप्ट ना हो, ठीक है। तो जहां नहीं समझ आए तो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, या इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा है तो हिंदी में भी देख सकते हैं, दोनों लैंग्वेज के लिए यही है। तो ठीक है, तो आपका क्या हो गया? एक सही हो गया और आपका 2 और 3 कथन गलत हो गया, तो सही प्रयोग करना है। अच्छा, यहाँ सही नहीं, यहाँ पूछा गया सही नहीं है, मिसटाइप हो गया आपका, तो इसका क्या नहीं हो जाएगा? 2 और 3 आपका सही नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या सही है? पहला सही है, 2 और 3 आपका गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों के उप मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की बढ़ती प्रवृत्ति के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। अब वो कह रहा है कि मुख्यमंत्री पद का मतलब यह संवैधानिक पद है, यह एक किसका? उप मुख्यमंत्री। उप मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद नहीं है, कह रहा है संवैधानिक पद नहीं है, तो सही कह रहा है। उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद नहीं है, मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद है। उसके बाद उसे मुख्यमंत्री के समान कोई अतिरिक्त वित्तीय शक्ति प्राप्त नहीं होती, कोई संवैधानिक पद भी नहीं है और कोई वित्तीय अतिरिक्त शक्ति भी प्राप्त नहीं होती, ना ही सीएम को ना ही उप मुख्यमंत्री को। तो कथन क्या हो जाएगा? सही पूछा है तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला कह रहा है इसको पढ़ने पे कि 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया है। तो पहले तो आपका यही एक फैक्ट हो गया कि किस संविधान संशोधन के तहत सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था। तो ये 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था आपका, जो उसके तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अब इस संदर्भ में कह रहा है कि संविधान में निम्नलिखित में से कौन से उपबंध संशोधन और किए गए थे, मतलब जो
सहकारी कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं, जो आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, उसके संदर्भ में और कौन कौन से उपबंधों में संशोधन किया गया था। तो देखिए आपका और कहाँ कहाँ दिया गया है सहकारी समितियां, आर्टिकल 19(1)(c) में दिया गया है सहकारी समितियों बनाना, सहकारी समितियों को लागू करना है बनाना। ठीक है, तो आपका मौलिक अधिकार हो गया आर्टिकल 19 से। राज्य के डीपीएसपी में कहाँ दिया गया है, 43(b) में दिया गया है आर्टिकल। तो राज्य की क्या दिया गया, सहकारी समितियों का गठन करना। और मूल कर्तव्य 9वीं अनुसूची में नहीं दिया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2, केवल 1 और 2 हो जाएगा। अगला है भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं जो, उनके बारे में कौन सा गलत कथन है। तो गलत कथन, ये भी आप बड़े हाईलाइट करके चलते रहिएगा, गलत, सही नहीं है, असत्य, ये ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, तो उनमें आपको अभी लग रहा होगा नहीं गलत होगी, लेकिन जब करने बैठते हैं तो एक एक दो दो ऐसी सिली मिस्टेक्स हो ही जाती है। जब दिमाग टेंस्ड कंडीशन में होता है या प्रेशर होता है एग्जाम का, तो ऐसे ही क्वेश्चन गलत होते हैं। भाई देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ठीक है। भाई वरीयता की सूची में प्रधानमंत्री को छोड़ संघ के सभी कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होता है, कितना एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया। मतलब कि वह मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, मतलब कि एक प्रकार से राष्ट्रपति जब चाहे लात मार के उसको निकाल सकते हैं। मतलब ऐसे याद रखने के लिए कोई ट्रिक्स, बस देखिए इतने संवैधानिक पद होते हैं कि उनके लिए ऐसी बात नहीं बोली चाहिए, लेकिन हमें याद रखने के लिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कोई अगर व्यक्ति है तो उसका मतलब यह हो सकता है, मतलब यह होता है कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उसको लात मार के निकाल सकता है। तो भाई देश के सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं, ये तो सही है, लेकिन प्रधानमंत्री को छोड़ संघ के सभी अधिकारी या कैबिनेट मंत्रियों से ऊपर होते हैं, ये गलत है आपका। इसका कार्यकाल संविधान द्वारा निर्धारित नहीं किया गया, सही है। और उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना जरूरी है, हाँ ये भी सही है, ये उसकी अर्हता है। तो क्या हो गया आपका, गलत पूछा है तो आपका ऑप्शन बी गलत हो गया। अब कह रहा है यूपीएससी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान ने इसकी सदस्य संख्या और संरचना को निर्दिष्ट किया है। भारतीय संविधान ने इसके सदस्य संख्या और संरचना को निर्दिष्ट किया है। संसद यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करती है। उसके बाद कह रहा है इसके अध्यक्ष और किसी अन्य सदस्य को हटाने के संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है। तो हाँ ये तो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, जब भी किसी मतलब यूपीएससी के मेंबर या उसके अध्यक्ष, मेंबर नहीं उसके अध्यक्ष को हटाने की जब सुप्रीम कोर्ट में बात जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है, डिसीजन दिया, तो वो राष्ट्रपति पर उसकी सलाह बाध्यकारी होती है। भारतीय संविधान ने यूपीएससी के सदस्यों के लिए शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख, देखिए ऐसे ही तो कोई योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया। अभी ये संसद ने यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की सेवा शर्तों को निर्धारित करती है, नहीं ये भी गलत हो गया आपका कथन। भारतीय संविधान ने इसकी सदस्य संख्या और संरचना को निर्दिष्ट किया है, नहीं। तो ये सब काम करता है कौन, आपका ये सारे काम करते हैं राष्ट्रपति महोदय। तो ठीक है, राष्ट्रपति ही आपके सदस्य संख्या और संरचना को निर्दिष्ट करते हैं, उनकी सेवा और शर्तों को भी निर्धारित करते हैं। तो ये सब काम क्या करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, और उनकी शैक्षणिक योग्यता का तो कोई उल्लेख ही नहीं है। तो आपका ए, बी और डी तीनों गलत हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा आपका। यहाँ यदि डी लिखा हो तो ये सी है आपका। ठीक है, अब 15वां क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति किसी मतलब अभिकथन क्या है, राष्ट्रपति किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। इजी स्टेटमेंट है, ठीक है, क्योंकि अब कथन का कारण क्या हुआ, राष्ट्रपति राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, भले ही कोई संवैधानिक संकट ना हो। राष्ट्रपति सीधे जिम्मेदार है या केंद्र सरकार और राज्य सरकार सीधी जिम्मेदार है, तो आपका कथन ये गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, आप मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार सीधे जिम्मेदार होती है किसके लिए, आपके संवैधानिक तंत्र की विफलता को संभालने के लिए। तो आपका कथन गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, आपका सी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला स्टेटमेंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में कौन सा तरीका नागरिकता प्राप्त करने का सही तरीका नहीं है। तो आपको देखिए इसकी एक बेहतरीन ट्रिक बताते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है नागरिकता किन किन तरीकों से प्राप्त की जाती है। तो इसकी ट्रिक है एक ब्रांड, BRAND। तो ब्रांड किसकी ट्रिक है कि भारतीय नागरिकता को कैसे किन किन विधियों से प्राप्त किया जाता है। बी से क्या हुआ आपका बर्थ, जन्म के द्वारा। आर से क्या हुआ रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। ए से क्या हुआ एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कि जो आपकी किसी क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया, मतलब भारत ने जैसे बांग्लादेश के किसी गांव को अपना अधिग्रहण कर लिया या उनको कुछ गांव दे दिए, मतलब किसी क्षेत्र का भारत में मिलाव हो गया हो, कोई क्षेत्र भारत में आ गया हो, तो उनके जो नागरिक होते हैं वो स्वयं ही भारत के नागरिक बन जाते हैं। तो देखिए आपको भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के 5 विधियां कौन कौन सी हो गई। ब्रांड से कैसे याद रखना है, ब्रांड इसकी एक ट्रिक है, बर्थ,
बी से बर्थ हो गया, आर से रजिस्ट्रेशन हो गया, ए से एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी हो गया, एन से क्या हो गया, नेचुरलाइजेशन मतलब देसीकरण। कोई व्यक्ति जब भारत में कुछ समय या 7 वर्ष जैसे दिया गया है, कुछ समय भारत में रह जाता है तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। जैसे सोनिया गांधी, मदर टेरेसा, ऐसे जो भी व्यक्ति होते हैं तो 7 वर्ष के बाद उन्हें भारत की नागरिकता मिल जाती है। डेसेंट क्या होता है, डेसेंट मतलब होता है वंश के आधार पर। तो यहाँ से देख लीजिए आप, यदि इंग्लिश में याद रह जाए तो इंग्लिश में कर लीजिए, बाय डेसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय एक्विजिशन, परमिशन ऑफ द स्टेट, तो कोई होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज्यों की अनुमति से नहीं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्यों को उनके गठन के क्रमानुसार में व्यवस्थित करना है। तो ये तो आपको पहले ही बताया कि ऐसे, मैं बता के ही पूरा बताया कि सबसे पहले क्या हुआ 1956 में जब आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम आया तो सबसे पहले आंध्र प्रदेश का हुआ। आपको पीछे की पूरी पता है, फजल अली आयोग बना, उसके पहले जेबीबी कमीशन बनाए, तो ये सारे कमीशन आपको अच्छे से पॉलिटी क्लास में करवाए। तो सबसे पहले क्या हुआ 56 में जैसे आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, फिर उसके बाद आप देखते हो दादर नागर हवेली बनी, किससे, आपकी अलग होके बनी है 1961 में। 1962 में कौन बना आपका, फ्रांस से आपका पौंडीचेरी को आजाद करवाए तो फ्रांस पौंडीचेरी आपका एक अलग यूटी बनी। तो उसके बाद आपकी 1963 आपकी कौन है, नागालैंड बना, 1963 में बना। उसके बाद 1966 में आपके हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ बने हैं। उसके बाद आपका हिमाचल आपको 1971 में बना है और मणिपुर आपका 1972 में बना है। तो ये आपको बड़े अच्छे से पूरे मैप से मतलब आपकी पॉलिटी क्लास में करवाए हैं। तो सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर उसके बाद हिमाचल, फिर मणिपुर। नागालैंड, हरियाणा, हिमाचल और मणिपुर। तो 63, 66, 71, 72 ये आपको याद करने, ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इनकी ट्रिक्स भी आपको अच्छे से करवाई गई है कि कैसे 63 प्लस 3 66, उसके बाद प्लस 3 जोड़ा तो फिर डबल जोड़ेंगे 6, तो कैसे हो गया 1972। तो आपको पॉलिटी क्लास आपको, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी और लिंक भी आपको पिन करवा दी जाएगी, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब 18वां क्वेश्चन देखते हैं, संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार करना है। फिर से डीपीएसपी पे क्वेश्चन आ गया है। अब कह रहा है भारतीय नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करना, तो ये आपका क्या हो गया, आर्टिकल 44 हो गया। ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40 हो गया। क्षेत्र में कुटीर उद्योगों, ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, आर्टिकल 43 हो गया आपका। और सभी श्रमिकों के लिए उचित विकास और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करना, तो आपका ये 42 बी हो गया, नहीं 43 ए हो जाएगा आपका ये। ठीक है, आपकी क्या होगा, डीपीएसपी। अब कह रहा है क्वेश्चन, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है कि कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। तो ऐसे कौन से डीपीएसपी हैं जो जिसमें गांधीवादी सिद्धांत परिलक्षित होता है आपका, मतलब उनमें गांधीवादी सिद्धांत दिखता है आपका। तो देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन तो आप इजीली एलिमिनेट कर लेंगे कि ग्राम पंचायतों का गठन करना मतलब कि वित्तीय कह रहा हूँ कि जो शक्तियों का हस्तांतरण होता है कि विकेंद्रीकरण करने का गांधी जी ने हमेशा उसके सहयोगी रहे थे। तो ग्राम पंचायतों का गठन क्या होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण करना हो जाता है। तो दो तो आएगा ही, तो देख तो इसमें नहीं आ रहा है। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना भी गांधी जी का मतलब गांधीवादी सिद्धांत है। तो आपका ये 1 और 4 हट जाएगा और आपका 2 और 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो ईजी है, आप जिसने पढ़ा है उसको ईजी भी लगेगा। अब भारतीय परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा की गई, भारतीय परिषद की समाप्ति किस अधिनियम द्वारा हुई, तो ये तो आप जानते हैं 1935 के अधिनियम के द्वारा भारतीय जो इंडियन काउंसिल है उसकी समाप्ति कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन 120 लिख गया, ये 20 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित व्यक्तियों में से अंतरिम मंत्रिमंडल और स्वतंत्र भारत के नए मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में, मतलब वो ये कह रहा है कि जो अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल बनाया गया था और जो स्वतंत्रता के बाद मंत्रिमंडल बनाया गया था, तो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मंत्री या विभाग दोनों जगह एक ही थे। तो उसमें कह रहा है कि समान नहीं थे, पूछा है मतलब कि कौन से ऐसे मंत्री या विभाग के सदस्य थे या मंत्री थे जिनके दोनों के पद एक समान नहीं थे। तो देखिए, जैसे बलदेव सिंह तो आप जानते हैं कि डिफेंस सेक्रेटरी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस संभालते थे, डिफेंस में थे। आपके जगजीवन राम किस में थे, आपके लेबर डिपार्टमेंट में थे, मतलब कि आपके श्रम विभाग में थे। बलदेव सिंह आपके रक्षा विभाग में थे। राजेंद्र प्रसाद आपके कौन थे, आप बताएंगे, राजेंद्र प्रसाद किस विभाग में थे आपके, और सीएच भाभा, तो आपके सीएच भाभा दो के विभाग जो थे वो अलग अलग थे। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीएच भाभा। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन यही दिया गया है, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली तो आप जानते हैं इसका क्या है, वो 1892 के अधिनियम जो लाया गया था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाई थी। उसमें क्या हुआ था और उसमें आया था सबसे पहले तो अप्रत्यक्ष प्रणाली आई थी।
और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया था। तो ऐसे ही जो आपके 1892 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट आया था, उसमें आपका प्रत्यक्ष प्रणाली आई थी, चुनाव प्रणाली आई थी, अप्रत्यक्ष रूप से आई थी तब। और आपका क्या हुआ था, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर देख लिया आपने, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। अब 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो आप जानते हैं 358 और 359 आर्टिकल क्या होता है। 58 के तहत क्या होता है कि जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो क्या होगा कि आर्टिकल 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, 358। और जब भी 356 लगाया जाएगा तो क्या होगा, 20 और 21 को छोड़ के सभी आपके जो मूल अधिकारी होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट होते हैं, उनको निलंबित कर दिया जाता है या स्थगित कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 359 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अब क्या है, एनएचआरसी, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के संदर्भ में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है बताना है। केवल भारत के एक सेवानिवृत्त मतलब रिटायर्ड चीफ जस्टिस को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो केवल चीफ जस्टिस नहीं, यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई जज भी है तो उसको भी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला कथन गलत हो गया। इसके अध्यक्ष को 5 वर्ष की अवधि के लिए 70 वर्ष तो ठीक है, 5 वर्ष नहीं, क्या होता है पहले आपका 6 वर्ष और 70 वर्ष की आयु था, फिर उसके बाद 2019 में चेंज करके 3 वर्ष और 70 वर्ष कर दिया गया। मतलब या तो 3 वर्ष की आयु पूरी हो या 70 वर्ष की आयु उनकी पूरी हो जाए, मतलब या तो 3 वर्ष तक रहें या 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए पद धारण करते हैं। तो आपका ये भी गलत हो गया। यह किसी लोक सेवक द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में स्वतः संज्ञान लेकर जांच नहीं कर सकता। तो ये भी आपका गलत हो गया। स्व मोटो ले सकता है आपका एनएचआरसी भी, ठीक है। स्व मोटो क्या होता है कि मतलब कोई भी ऐसी चीज जिस पर कोई मतलब उसका लीगल एक्शन नहीं लिया जा रहा है तो उस मानवाधिकार के उल्लंघन के लिए स्वतः संज्ञान ले सकता है, मतलब खुद से ही संज्ञान ले सकता है, उसे बोलते हैं स्व मोटो, ठीक है। अब कह रहा है इसके पास सिविल न्यायालय, बचा तो वैसे डी ही, लेकिन हाँ पढ़ लेते हैं। इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होती हैं और इसकी कार्यवाहियां न्यायिक रूप में मतलब न्यायिक स्वरूप की होती हैं। तो इसके पास सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये कथन आपका सही हो जाएगा। अब कह रहा है अनुच्छेद 323 भी निम्नलिखित विषयों में से किसके अधिकरण के लिए गठन का प्रावधान नहीं करता है। तो जो आपका 323 बी के तहत जो आपका ट्रिब्यूनल बनता है, तो कह रहा है कौन कौन से ऐसे उपबंध हैं जिसका अधिकरण के तहत इनको शामिल नहीं किया जाता है। तो कह रहा है किसी राज्य के विषयों के संबंध में लोक सेवा से संबंधित विषयों के बारे में। तो लोक सेवा के संबंध में वैसे भी आप जानते हैं कि 315 से शुरू होता है, तो आर्टिकल से ही आप एलिमिनेट कर लेंगे। अगला देख लेते हैं, औद्योगिक विवाद तो होता है, विदेशी विनिमय होता है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नहीं है, नहीं बताना है आपको। अब उसके बाद दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था। तो दिनेश गोस्वामी हुई, तारकुंडे समिति हुई, तो ये समितियां सारी किसके लिए थी, निर्वाचन या चुनाव सुधार के लिए। तो किसके लिए थी, चुनाव सुधार के लिए। दिनेश गोस्वामी हुई, तारकुंडे समिति हुई या और भी समितियां हैं, तो ये सब किसके लिए थी, निर्वाचन सुधारों के लिए। और देखिए इसी प्रकार से आपका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि आपको एक्सप्लेनेशन में भी, जिससे यदि देखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन में भी आपको इसी प्रकार से पूरा डिटेल दिया गया है। देखिए आपका 25 चुनाव सुधार के प्रयास के संबंध में अनेक कमिटियों को, अनेक जो समितियां हैं उनका गठन कैसे किया जाता है। जैसे दिनेश गोस्वामी समिति, उसके बारे में डिटेल दिया गया है। तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति, की संथानम समिति, ये सारी समितियां हैं जो ये चुनाव, जिसके लिए चुनाव सुधार के लिए थी। तो आपको एक्सप्लेनेशन भी बहुत डिटेल में दिया गया है। तो जाइए इस वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, और जिसको भी यदि इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आपको नीचे पिंड कमेंट में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, या आपको नंबर से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही मिनिमम फीस रखी गई है। फीस केवल आपको एक पेपर कॉस्ट की ही रखी गई, पेपर और प्रिंटिंग कॉस्ट की रखी गई है। ऐसा नहीं कि बहुत आपको हाई फीस रखी गई हो। तो जिसको भी यदि इस सीरीज को ज्वाइन करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर या लिंक पर क्लिक करके या नंबर पर कॉल करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।